नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंजेस, यानी कि गरीबी एक ललकार और गरीबी एक समस्या के रूप में। ठीक है, तो किस तरीके से हमारे देश में गरीबी है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जान लेते हैं कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। टॉपिक इन दिस चैप्टर इज पॉवर्टी एज ए चैलेंजेस, गरीबी एक समस्या के रूप में। गरीबी किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, यानी कि जो हमारे समाज के वैज्ञानिक हैं वो गरीबी को किस तरीके से देखते हैं और उनके हिसाब से गरीबी क्या है। ठीक है। पॉवर्टी लाइंस, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पॉवर्टी एस्टिमेट, यानी कि गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है, देश में गरीबी का निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, यानी कि अंतरराज्यीय पॉवर्टी डिस्पैरिटी के क्या कारण हैं और किस तरीके से अलग अलग राज्यों में पॉवर्टी में डिफरेंस देखा जाता है, डिस्पैरिटी देखी जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, यानी कि संसार यानी कि विश्व आपका गरीबी को किस तरीके से देखता है और गरीबी का स्तर क्या है वहाँ पर। कॉज ऑफ द पॉवर्टी, क्या कारण है गरीबी के। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि गरीबी को मिटाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। द चैलेंजेस अहेड, उपायों के साथ साथ और आगे क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या समस्याएं थी, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, पॉवर्टी एज अ चैलेंजेस। पॉवर्टी एज चैलेंजेस, यानी कि गरीबी एक समस्या के रूप में। पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लिवलीहुड लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशनल एक्सेट्रा। दे शो द पॉवर्टी मेजर्स। पॉवर्टी मीन्स हंगर्स एंड लैक ऑफ शेल्टर। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि गरीबी एक आसानी से डिफाइन करी जा सकती है। गरीबी एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इंसान के डेली रिक्वायरमेंट की, जीवन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको रखा जाता है। यदि उसमें कोई कमी आती है तो उसे गरीबी कहा जाएगा। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ में या जीवन में खाना नहीं है, फूड नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, शिक्षा नहीं मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है और उसके पास लैक ऑफ शेल्टर यानी कि रहने का स्थान नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जिस व्यक्ति के पास नहीं होंगी वो किसके अंतर्गत आएगा, पॉवर्टी के अंतर्गत आएगा। समझ में आया। पॉवर्टी आल्सो मीन लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। गरीबी के अंतर्गत स्वच्छ पीने के पानी और स्वच्छ वातावरण की सुविधा का अभाव भी रखा गया है। ठीक है। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। आपने देखा होगा आजकल हर जगहों पर परिस्थितियों बहुत ही आपने ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी जहां पर लोग बीमार हैं लेकिन उनके लिए कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे लोग भी किस में आ जाते हैं, गरीबी के अंतर्गत आ जाते हैं। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट द मिनिमम डिसेंट लेवल। आपने देखा होगा कई लोग क्या होते हैं, जिन लोगों के पास रेगुलर जॉब्स नहीं मिलती, जिस एरिया में रेगुलर जॉब नहीं मिलती, वो भी गरीबी के अंतर्गत आ जाते हैं। द पुअर कुड बी लैंडलेस लेबरर इन विलेज एंड पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन अर्बन एरिया। आपने गाँव में देखा होगा ऐसे लोग जो बड़े फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं, जिनके पास अपना लैंड नहीं होता, वो पुअर होते हैं। और दूसरा शहरों में आपने देखा होगा ऐसे लोग जो झुग्गी बना के रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं होता। ठीक है, और वो काम कैसे करते हैं, अलग अलग और काम करते हैं, छोटे छोटे काम को करते हैं। जैसे कोई मोची है, या फिर कोई जूते बनाने वाला है, या फिर कोई सफाई करने वाला है, कोई क्लीनर है, कोई स्वीपर है। तो ये सारी ऑड जॉब्स हैं। तो इन ऑड जॉब्स को करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखाओं के नीचे आते हैं। ठीक है। एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है कि भारत का हर चौथा व्यक्ति क्या माना गया है, गरीब माना जाता है। अगर हर चौथा व्यक्ति भारत में क्या होता है, गरीब होता है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इंडिया में, वर्ल्ड में, संसार में सबसे बड़ी गरीबियों का कंसंट्रेशन पाया जाता है, यानी कि गरीब लोग पाए जाते हैं। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टोरी ऑफ रामचरण। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक स्टोरी दे रखी है अर्बन फैमिली में कि गरीब, एक एग्जाम्पल है ये कि गरीब कैसे होते हैं शहरों के अंतर्गत। स्टोरी ऑफ रामचरण। 33-year-old Ramcharan works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. He manages to earn rupees 1500 a month. He has to send money home to his old parents who lives in a village near Ramgarh. तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि रामचरण एक 33 साल का व्यक्ति है जो कि डेली लेबर के तौर पर, डेली वेजेस के तौर पर एक फैक्ट्री में काम करता है, गेहूं की फैक्ट्री है उसमें काम करता है, जो कि कहाँ स्थित है, रांची झारखंड में। वो पर मंथ कितना कमाता है, 1500 रुपये महीना कमाता है। और क्या है, उसे अपनी फैमिली को पैसे भी भेजने होते हैं, जो गांव में रहते हैं उनके पेरेंट्स, जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको भी पैसा भेजना होता है, वो गांव में रहते हैं। रामचरण लिव इन अ 1-room rented house in a crowded बस्ती in outskirt of the city. His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another 800 rupees. His elder son works as a helper in a tea shop of supplement the family income and earns another 300 rupees. And his 10-year-old daughters take care of younger siblings. तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, जो रामचरण है एक रेंटेड हाउस में रहता है, वो भी बस्ती में। कहाँ, शहर के बाहर। शहर के बाहर जो बस्ती है वहां पर वो किराए पर एक रूम लेके रहता है। उसकी जो पत्नी है संता देवी, वो कुछ घरों में जाके काम करती है, कहीं पे बर्तन मांजती है, कहीं पे झाड़ू पोछा करती है, और इस तरीके से वो महीने के 800 रुपये कमाती है। ठीक उसी तरीके से उसका बड़ा बेटा जो है वो एक चाय की दुकान पे काम करता है, और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो 300 रुपये कमाता है। ठीक है, उसकी जो बेटी है 10 साल की है, और वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। तो ये थी रामचरण की स्टोरी, जो कि एक एग्जाम्पल था अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, स्टोरी ऑफ लाखा सिंह। ये एक गाँव वाले की स्टोरी है कि गाँव में गरीब कैसे होते हैं। Lakha Singh belongs to a small village near Meerut in Uttar Pradesh. His family does not own any land, so they do odd jobs for the big farmer at the time. They get paid rupees 50 for a hard day work. The family of 8 cannot always manages 2 square meal a day. The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the field. He had to start earning when he was 10 years old. His father is a TB patient, passed away 2 years ago due to the lack of the medication, and his mother now suffer from the same disease and life is slowly ebbing away. तो देखो लाखा सिंह का जो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, वो एक छोटे से गांव में रहता है मेरठ के पास, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसकी फैमिली के पास अपना कोई लैंड नहीं है, वो छोटी छोटी जॉब्स करता है, ठीक है, कई बार बड़े फार्मर्स के लिए काम करता है, जिसमें उसे हार्डली पर डे का कितना मिलता है, 50 रुपये मिलता है। ठीक है, हार्डली पर डे काम करने के बाद उसे डेली के 50 रुपये मिलते हैं। उसकी फैमिली में जो है 8 मेंबर्स हैं। कई बार वो अपनी फैमिली में उसकी फैमिली 2 समय का खाना खाने के लिए भी पर्याप्त तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है। उनकी जो फैमिली की वुमेन्स हैं, जितनी भी औरतें हैं फैमिली में, वो सब क्या करती हैं, खाने को काटने का काम करती हैं, और मार्केट जाके या जंगल में जाके लकड़ियों को बीनती हैं, जिससे कि घर में चूल्हा जल सके। उसने अपना काम जो था 10 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था। किसने? लाखा सिंह ने। लाखा सिंह को पैसा कमाना कब स्टार्ट कर दिया था? 10 साल की उम्र में, क्योंकि उसके पिताजी जो थे टीबी पेशेंट थे और 2 साल पहले चल बसे थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था जिससे कि उन्हें मेडिकेशन फैसिलिटी मिल सके, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी। हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज और लाइफ इज स्लोली एबिडिंग अवे। और आपने देखा होगा उसकी माताजी भी सेम डिजीज यानी कि टीबी से ही पीड़ित हैं, और जो कि धीरे धीरे उसकी लाइफ बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, तो ये एक कारण है जिसके कारण लाखा सिंह के ऊपर क्या आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, गरीब हो गया। और एक मैंने स्टोरी बताई आपको किसकी, इससे पहले रामचरण की। रामचरण जो है अर्बन क्षेत्र में यानी कि शहरी क्षेत्र में गरीब कैसे है वो भी मैंने आपको समझाया। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो बच्चों हम जान लेते हैं कि गरीबी को
समाज के वैज्ञानिकों द्वारा किस तरीके से मेजर करा जाता है या किस तरीके से देखा जाता है। तो पहला कारण वो देखते हैं वो है सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार, और दूसरा है वनरेबिलिटी, असुरक्षा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है उसको हम पढ़ लेते हैं, सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार। फॉर एनालिसिस ऑफ द पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन इज द वेरी यूजफुल। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, poverty must be seen in the term of the poor living only in the poor surrounding with the other poor people। आपने देखा होगा कि अगर आप गरीबी को ध्यान से अध्ययन करेंगे, गरीबी का अध्ययन करना चाहें, तो सामाजिक बहिष्कार इसका महत्वपूर्ण कारण है। अगर मैं बात करता हूँ गरीबी की, तो गरीबी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं वो वहीं पाए जाएंगे जहां पर और गरीब लोग रहते हैं, यानी कि गरीब लोगों की सराउंडिंग्स, जो उनके आसपास लोग होंगे वो भी गरीब ही होंगे। ठीक है, तो ये मेन कारण है जिस कारण हम सोशल साइंटिस्ट हमारे देखते हैं कि सामाजिक बहिष्कार भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा है असुरक्षा, वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग more adversely affected than other people, which is done due to the earthquake and simply a fall in the availability of the job। तो बच्चों यहाँ पर जो वनरेबिलिटी का हिसाब है यानी कि असुरक्षा का बोला गया है, तो असुरक्षा का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पर कुछ लोग अपनी एडवर्स कंडीशन द्वारा क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, प्रभाव पड़ जाता है उनके जीवन पर। एडवर्स कंडीशन कैसी हो सकती है, या तो कोई बाढ़ आ गई हो किसी इलाके में, या कोई डिजीज फैल गई हो, महामारी फैल गई हो और उसके पास जॉब ना हो, काम करने के लिए कुछ पैसा ना बचा हो, या उनके खाने के लिए पैसा ना बचा हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि देश में रिसेशन आ गया, वहाँ लोगों की जॉब छूट गई और जिस कारण वो लोग गरीब हो गए या अचानक से गरीब हो गए। तो ऐसा भी रीजंस होते हैं जिस कारण लोग असुरक्षा के अंतर्गत गरीब हो जाते हैं। तो दो कारण थे, पहला सामाजिक बहिष्कार यानी कि समाज में जो हमारे रहने वाले ग्रुप्स हैं उनके कारण भी ये होता है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, असुरक्षा। असुरक्षा के कारण भी आपका देश में रहने वाले जो साधन है उससे असुरक्षा के कारण भी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, यानी कि एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं जिस कारण लोग गरीब हो जाते हैं। ठीक है, measured of vulnerability to poverty describe the greater probability in certain communities, members of backward class individuals, widows and physical handicapped person। आपने देखा होगा जो vulnerability का जो मेजरमेंट किया जाता है गरीबी के क्षेत्र में, यानी कि गरीबी की असुरक्षा का निर्धारण किस तरीके से करा जाता है, उसके अंतर्गत क्या लिया जाता है, मोस्ट प्रोबेबल कम्युनिटी की कुछ मेंबर्स ग्रेटर कास्ट को रखा जाता है। आपने देखा होगा कुछ हमारे यहाँ कास्टिज्म बहुत है, SC ST OBC और आपका जनरल कैटेगरी, दीन जो कैटेगरीज वाइज हमारा बनाया गया है, तो कैटेगरीज के कारण भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि कुछ कैटेगरी के लोग ज़्यादा ही बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लास वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे OBC मैंने आपको बताया। ठीक है, इंडिविजुअल्स बहुत से ऐसे लोग होते हैं, विडोज होती हैं जिनके पास पैसा कमाने के लिए नहीं होता क्योंकि हस्बैंड ओनली अर्निंग मेंबर्स होते हैं। जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो विडो कहाँ से पैसा कमा पाएगी, पूरे घर का संचालन कैसे करेगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन भी इसी तरीके से इन्हीं कैटेगरी में आते हैं, पॉवर्टी की कैटेगरी में। फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई व्यक्ति है तो उसको काम आसानी से नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो वो गरीब होगा क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड के लिए उसके पास चीज़ें नहीं होंगी, डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी चीज़ का अभाव जो हम अपने डेली जीवन में जिस चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, अगर वो पाया जाता है तो हम गरीबी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पॉवर्टी लाइन। बच्चा पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं? पॉवर्टी लाइन इज अ वे विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर। इट इज अ मेथड यूज्ड टू द मेजर पॉवर्टी। In this method, poverty is measured with the help of consumption level of income of the people. If the level of income and consumption fall below the minimum level of income and consumption of these lines, then the person is considered to be poor। तो देखो पॉवर्टी लाइन क्या है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम ये जान जाते हैं कि इंसान गरीब है कि अमीर है। ठीक है, गरीब कैसे है इस तरीके से पहचाना जाता है यदि पॉवर्टी लाइन के थ्रू वो नीचे आता है। इट इज़ अ मेथड यूज द मेजर पॉवर्टी। इससे गरीबी को मेजर करा जाता है या मापा जाता है। इन दिस मेथड पॉवर्टी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन एंड इनकम लेवल ऑफ द पीपल। यानी कि एक इंसान की पॉवर्टी यानी कि गरीबी को उसके
उपभोग के स्तर और उसके आय के स्तर के अनुसार मापा जाता है। यदि उसकी इन उसकी आय का स्तर और उसके उपभोग का लेवल उसके मिनिमम लेवल, देश के मिनिमम लेवल ऑफ आय यानी कि देश के मिनिमम आय स्तर और उपभोग के स्तर से कम पाया जाता है। यदि एक इंसान है, उसका कंजप्शन लेवल और इनकम लेवल देश के जो एक स्टैंडर्ड सेट करा गया है उससे, उसकी इनकम से कम या फिर उसके कंजप्शन से कम पाया जाता है, तो ऐसे स्थिति में वो इंसान को क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। The accepted average calorie requirement in India is 2400 calorie per person per day in a rural area and 2100 calorie per person per day in a urban area. Since people living in rural area engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural area are higher than considered to be higher than the urban area. तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि हमारे जो देश में, भारत में, यानी कि भारत में जो एक एवरेज स्तर सेट करा गया है कैलोरी का रिक्वायरमेंट, कैलोरी की रिक्वायरमेंट का, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन को चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं खेतों में। ठीक है, ठीक उसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी पर डे चाहिए होती है। ठीक है, अगर 2100 कैलोरी पर डे चाहिए होती है क्योंकि वो एक सर्टेन एरिया में काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है इन कंपैरिजन टू अर्बन क्षेत्रों में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में। क्यों? इसका रीज़न मैंने आपको दे दिया। इसका रीज़न ये था कि जो गांव में लोग हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं और जो शहर के लोग हैं उन्हें ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता है, उन्हें प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं। ठीक है, एसी में बैठ के काम करना होता है या फिर अपने ऑफिसेज में बैठ के काम करना होता है। ठीक है, तो ये थे आपके पॉवर्टी लाइन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पॉवर्टी लाइन की। On the basis of these calculations for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed rupees 816 per month for the rural area and 1000 for the urban area. तो हमारे 2011-12 के अनुमान और कैलकुलेशंस के अनुसार भारत में जो फिक्स करा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 816 रुपये से कम कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, और यदि कोई व्यक्ति शहर में 1000 रुपये से कम कमा रहा है पर मंथ का, तो वो किस कैटेगरी में आता है? बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आता है। समझ में आया? ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 816 पर मंथ और अर्बन क्षेत्रों में 1000 पर मंथ। ठीक है, यदि इससे नीचे उनकी इनकम लेवल है, किसी इंसान की इनकम लेवल आती है इन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 से कम और अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों में 1000 से कम, तो वो गरीब माना जाएगा। In this way, in a year of 2011-12, a family of 5 members living in a rural area and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line. A similar family in urban area would need a minimum of 5000 rupees per month to meet their basic requirement. तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर बोला गया है कि 2011-12 के अनुसार बोला गया कि यदि एक 5 सदस्यों का परिवार है जो कि गांव में रह रहा है, तो उसके लिए यदि उनका पारिवारिक आय 4080 से कम होती है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी तरीके से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सेम परिवार है, यानी कि 5 लोगों का सदस्यों की फैमिली है, 5 सदस्यों की फैमिली अगर मिनिमम 5000 या 5000 से कम कमा रही है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं बेटा हमारे देश में 11-12 में। तो वो यदि कोई व्यक्ति उन लाइन से नीचे जाता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट पीरियडिकली नॉर्मली every 5 years by conducting sample survey. These survey are carried out by the National Sample Survey Organization. देखो बच्चों, जो पॉवर्टी लाइन है वो हर समय के साथ हमें लेनी पड़ती है, जो सैंपल सर्वे के द्वारा हम लेते हैं। ठीक है, और लेने वाली एजेंसी का नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नसो। ठीक है, और जो ये आंकड़े कलेक्ट करते हैं, जो सर्वे करते हैं,
वो हर 5 साल में हम लोग ये सर्वे कलेक्ट करके पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट करते हैं। However, for making the comparison between developing countries, many international organizations like World Bank use the uniform standard for the poverty line minimum availability of equivalent of $1.9 per person per day। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से बहुत सी डेवलपिंग कंट्री ने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने ये माना है पूरे ग्लोबली स्टैंडर्ड पर, ग्लोबली अगर हमें किसी पॉवर्टी को मेजर करना है, किसी इंसान की पॉवर्टी को मेजर करना है, तो ऐसा व्यक्ति जिनकी आय $1.9 पर डे पर पर्सन के हिसाब से कम है, यदि उससे कम होती है, यदि कोई व्यक्ति एक दिन में $1.9 से कम कमा रहा है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आता है विश्व के आधार पर। समझ में आया? यानी कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड है वो $1.9 पर डे है। ठीक है, यानी कि पर पर्सन, पर व्यक्ति, पर दिन के हिसाब से सेट करा गया है 2011-12 के अनुसार। चलिए, इतना आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पॉवर्टी एस्टिमेटेड। तो बच्चों अब आ जाते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट, किस तरीके से पॉवर्टी को अनुमान किया जाता है, अनुमानित करा जाता है या पॉवर्टी का निर्धारण करा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2011 एंड 12 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे करा 2011-12 में, उसमें देखिए क्या बोला गया। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल 3.1 दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम about 45% in 1993 to 94 to 37.2% in 2004 and 5. The proportion of the people below poverty line further came down to about 22% in 2011 and 12. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in next few years, although the percentage of the people living under the poverty declined in earlier two decades, 1973 to 1993. The number of the poor declined from 407 million in 2004 and 5 to 270 million in 2011 and 12, within an average annual decline of 2.2 percentage points during 2004 and 5 to 2011 एंड 12। तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ मैंने एक टेबल समझाई भी है, इसके थ्रू आप समझ जाएंगे। ये कुछ आंकड़े हैं जो हमारे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट करे थे अलग अलग समय पर। ठीक है, तो उसके हिसाब से बताया गया है, कंपेयर करा गया है कि हमारे देश में पॉवर्टी रेशियो किस हिसाब से डिक्लाइन हुआ है। तो ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1993 में रूरल एरिया में कितने परसेंट टोटल पॉवर्टी रेशियो जो था, टोटल कितना था, 45% था। यहाँ देखिए, यहाँ आपकी समझ में आ जाएगा, टोटल पॉवर्टी रेशियो कितना था, 45% था। टोटल पॉपुलेशन के 45% पॉपुलेशन क्या थी, गरीबी रेखा से नीचे थी 93-94 में। 2004 और 5 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने थे, 37% थे। 2009-10 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने थे, 30% थे। ये टोटल पॉपुलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल पॉपुलेशन से 30% लोग ऐसे थे जो लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। इसी प्रकार 2011-12 में ये डिक्लाइन होते होते 45 से डिक्लाइन होते होते 1993-94 से डिक्लाइन होते होते 22 पर आ गई। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यानी कि ये समय के साथ साथ गिरती चली गई, पॉवर्टी रेशियो हर साल गिरता जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस। ये मिलियंस में दे रखे हैं। रूरल एरिया में 329 मिलियन लोग 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या थे, 329 मिलियन लोग क्या थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। अर्बन क्षेत्रों में अगर मैं बात करता हूं तो 75 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में क्या थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। समझ में आया? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हर साल के, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग समय पे कितने कितने आपका लेवल डिक्लाइन हुआ है, नंबर ऑफ पुअर्स कितने कम हुए हैं। अगर मैं कंबाइंड की बात करता हूं तो 407 जो था हमारा 2004 और 5 में
हमारे क्या थे, नंबर ऑफ पुअर थे। 2000 मतलब 2004 एंड 5 में जो गरीबों की संख्या थी वो 407 मिलियन थी, जो आज घट के यानी कि 2011-12, आज तो नहीं कहेंगे, 2011-12 में घट के कितनी रह गई बच्चों, 270 मिलियन रह गई है। टोटल पॉपुलेशन में से 270 मिलियन लोग ही ऐसे थे जो कि हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन आते थे। समझ में आया बच्चों? तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Vulnerable groups. In India, proportion of the people below poverty line is also not the same from all social group and economic categories. Scheduled caste and scheduled tribe household are vulnerable to poverty in social groups. In the same directional, rural, agricultural labor household and the urban casual laborers households are vulnerable to the poverty in economic categories. तो देखो बच्चों, ऐसे असुरक्षित ग्रुप्स जो भारत के अंदर पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं, उनका क्या रेशियो है इसके बारे में हमने यहाँ पर बताया है कि प्रपोर्शन जो है हमारे अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग सोशल ग्रुप्स के आधार पर भी सेम नहीं है, वो अलग अलग पाया जाता है। शेड्यूल आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी पाई जाती है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों में देखी जाती है। तो जो हमारा सोशल ग्रुप है यानी कि सामाजिक ग्रुप जो है, सोशल यानी कि सामाजिक ग्रुप में कौन कौन, हमारा शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, गरीबी रेखा से नीचे पाए जाते हैं। इन सेम डायरेक्शन अगर आपने देखा होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, जो लोग खेती के तौर पे दूसरों के खेतों पे काम कर रहे हैं, ऐसे कैजुअल फार्म लेबर्स भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। और इसी तरीके से शहर में भी जो लोग कैजुअली काम कर रहे हैं, जिन पे जॉब की सुरक्षा नहीं है, वो लोग भी पॉवर्टी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कितने परसेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। 100 बंदों पर कितने लोग आपके इस रेशियो में आते हैं 2011-12 के आंकड़े के अनुसार। तो देखो, मोस्ट वनरेबल पॉवर्टी इन इंडिया 2011 एंड 12, मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स, ये जो टेबल दिया गया है ये दिखा रहा है कि पॉवर्टी जो हमारी 2011 और 12 में थी, ग्रुप्स के आधार पे कैसी थी। नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी, 100 लोगों पर कितने लोग आपके गरीब थे, उसके हिसाब से ये आंकड़ा बनाया गया है। तो ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में 100 लोगों में से 43 लोग यानी कि 43% लोग ऐसे थे, 100 में से 43 लोग ऐसे थे जो गरीब थे शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति में। इसके बाद बात अनुसूचित जनजाति में, सॉरी, फिर आती है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में आपके 100 में से 29 लोग ऐसे थे जो कि गरीबी रेखा से नीचे थे। इसी प्रकार से एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो था, भारत का जो एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो था 2011-12 में, वो 21.9 रह गया था, जो यहाँ पे वॉइस एवरेजली दिखाया गया है। वो 22% हमारे जो भारत की टोटल पॉपुलेशन का था पॉवर्टी रेशियो, गरीबी रेखा से कम थे, यानी कि टोटल पॉपुलेशन 100 लोगों में से 22 लोग ऐसे थे जो गरीब हो रहे थे। अगर मैं बात करता हूँ फार्म लेबरर्स की, तो फार्म लेबरर्स में से 100 में से 34 लोग गरीब थे। ठीक उसी प्रकार से शहर में रहने वाले जो कैजुअल लेबर्स थे, वो भी 100 लोगों में 34 लोग ऐसे थे उनमें से जो कि गरीब थे। समझ में आया? आई थिंक मेरी समझ में आ गया होगा। या आपको चैप्टर समझ में आ जाए या टेबल कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क मी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इंटर स्टेट डिस्पैरिटी के बारे में बताया है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में किस तरीके से पॉवर्टी पाई जाती है। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। जैसा कि मैंने बताया कि देश के हर राज्य में जो गरीब लोगों का अनुपात है वो अलग अलग पाया जाता है। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज विटनेसेस अ सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्लियर 70s, and the success rate of reducing poverty varies from the state to state. Recent estimate shows while the all India head count ratio was 20.9% in 2011-12, state like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha has above all India poverty levels. तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी जगह हमारे देश में अलग अलग राज्यों में क्या पॉवर्टी रेशियो है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया गया है 2011-12 के सेंसस के अनुसार।
यानी कि 2011-12 में जो आंकड़े कलेक्ट हुए थे उनके अनुसार आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में हमारा पॉवर्टी रेशियो समान नहीं है। आपने देखा होगा कि अर्ली 70s में जितना आपने अभी पढ़ा उसमें आपने देखा होगा कि 70 के दशक से लेकर अभी तक बहुत सारा डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी रेशियो में, ठीक है, यानी कि पॉवर्टी रेशियो कम हुआ है, ठीक है, और जो कि हर स्टेट के साथ रिड्यूस हुआ है और वेरी करता है, ठीक है, यानी कि चेंजेस करता है, जो कि हमने देखा था कि हमारा जो लास्ट एस्टिमेट बना था 2011-12 में, उसमें जो पॉवर्टी रेशियो था 21.9 था, यानी कि हेड काउंट रेशियो, जो जिसे हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं या पॉवर्टी रेशियो भी बोलते हैं, उसमें जो आपका था 21.9% लोग ही गरीब थे टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। तो किस तरीके से थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा गरीब थे। तो देखो सबसे ज़्यादा आपने पॉपुलेशंस देखी होगी, जो सबसे ज़्यादा इस ग्राफ के थ्रू आप देख पा रहे हैं, बिहार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब है। जो बिहार राज्य है उसमें 33.7% रेशियो है आपका टोटल पॉपुलेशन का, 33.7% जो लोग हैं वो गरीब पाए गए। उड़ीसा में भी 32.6%, इसी प्रकार से असम में 31.9% लोग गरीब हैं, मध्य प्रदेश में 31.7% लोग गरीब हैं, उत्तर प्रदेश टोटल पॉपुलेशन का 29.4% लोग गरीब हैं, कर्नाटका में 20.9% है गरीबी, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल 19.9, महाराष्ट्र 17.4, गुजरात 16.6, राजस्थान 14.7, त्रिपुरा 14, तमिलनाडु 11.3, हरियाणा 11.2, दिल्ली 9.9, आंध्र प्रदेश 9.2, पंजाब 8.3, हिमाचल प्रदेश 8.1, केरला 7.1, ऑल इंडिया का रेशो 21.9। तो देखो ये जो मैंने बताया है ये अलग अलग स्टेट्स के अनुसार भी दिखाया, आपको टोटल पॉपुलेशंस का भी बताया कि कितना परसेंटेज रेशियो है पॉवर्टी रेशियो अलग अलग स्टेट में, ठीक है। चलिए, आशा है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, द proportion of the people in different country living in extreme economic poverty defined by the World Bank as a living on the less than $1.9 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि आप अलग अलग देशों में जाके लोगों के जो गरीब लोगों का अनुपात है वो अलग अलग पाया जाता है, और हमारे अगर ग्लोबली स्तर पे देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति $1.9 पर डे से कम कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है। पहले जो संसार का 1990s में जो पॉवर्टी रेशियो था, यानी कि विश्व में जो पॉवर्टी रेशियो था वो 36% था, जो आज गिर के हो गया है 2015 के अनुसार 10%। 2015 में कितना रह गया वो 10%। 1990 में 36% था और घट के कितना हो गया 10% पॉवर्टी रेशियो रह गया पूरे विश्व का। In China, number of poor has come down from 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 and 1.9 in 2013। देखो बच्चों यहाँ पे कितना बड़ा चेंजेस है, ड्रास्टिकल चेंजेस आया। चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का देश है और सबसे ज़्यादा गरीबी पाई जाती थी 1981 में। चाइना में 88.3% पॉपुलेशन जो गरीब थी 2008 में घट के रह गई कितनी 14.7, यानी कि चाइना में 14.7% ही 2007 में ऐसे रह गए थे टोटल पॉपुलेशन के गरीब, ठीक है। 2013 में पॉवर्टी रेशियो जो हो गया वहां का 1.9% हो गया, यानी कि गरीबी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई। In Asian countries, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Pakistan, despite decline in the percentage of the poor, the decline has been not been rapid। आपने देखा होगा जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पर गरीबों की पॉवर्टी रेशियो में डिक्लाइन बहुत धीमे हुआ, ठीक है। इसमें बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन नहीं हुआ। उसके कुछ कारण भी हैं हमारे देश में, और जो कि कारण है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है किस तरीके से पॉवर्टी को मेजर करा जाता है, हर जगह पर पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन अलग हो जाती है। इसी कारण उसे यहाँ पर जो हमारा पॉवर्टी रेशियो है वो डिक्लाइन तेजी से नहीं हो रहा है, ठीक है।
इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज हायर देन द नेशनल एस्टिमेट। आपने देखा होगा जो हमारा नेशनल एस्टिमेट है जो 21.9 है टोटल पॉपुलेशन का, उससे ज़्यादा ही आपको गरीबी दिखती होगी सामान्यतः, क्योंकि वो एक अनुमान है और एक्चुअल में ज़्यादा है। और इसका रीज़न यह भी है कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर पॉवर्टी लाइन की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। देखो अमेरिका में भी आपकी पॉवर्टी डिक्लाइन हुई, जो कि 1981 में 11% थी, टोटल पॉपुलेशन की 11% पॉपुलेशन गरीब थी, ठीक है। और 2008 में वो जो कि घट के रह गई कितनी, 6.74%। टोटल पॉपुलेशन का 6.4% पॉपुलेशन ही क्या रही, गरीब रही। बेटा आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा गरीब अगर कोई देश है तो वो है अफ्रीका। सबसे ज़्यादा गरीबी जो पाई जाती है वो अफ्रीका में पाई जाती है। इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इज इन फैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41% इन 2015। तो देखो आपने देखा होगा अफ्रीका में भी गरीबी में डिक्लाइन देखा गया। 2005 में पॉवर्टी रेशियो जो था टोटल पॉपुलेशन का 51% था अफ्रीका में, जो कि घट के हो गया कितना, 41% 2015 में। तो बच्चों ये था हमारा ग्लोबल पॉवर्टी रेशियो। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का मतलब है यहाँ पर बोला गया कि क्या कारण थे गरीबी के। चलिए अब वो जान लेते हैं। पहला पॉइंट है लो ग्रोथ रेट, यानी कि हमारे देश में जो वृद्धि की दर थी बहुत स्लो थी, ठीक है। पहला कारण यह है गरीबी का कारण क्या है हमारे देश में जो वृद्धि की दर है बहुत स्लो है। क्यों है स्लो, उसका रीजन मैं बताता हूँ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द रेट ऑफ द ग्रोथ वाज वेरी लो विच वाज द बेसिक कॉज ऑफ द पॉवर्टी। हमारे देश में आपने देखा होगा बहुत समय तक ब्रिटिशर्स ने राज करा, ब्रिटिशर्स ने अपना शासन चलाया, जिसके कारण हमारे देश में जो वृद्धि की दर थी यानी कि ग्रोथ का रेट था वो बहुत स्लो था, ठीक है। यही जो मेन कारण था गरीबी का था, क्योंकि हमें जो इकोनॉमिक सिस्टम मिला वहीं से मिला, और वहाँ जब हमारे पास ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन ने अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करा, अपनी पॉलिसीज़ को चलाया, जिसके कारण हमारे देश में विकास नहीं हो पाया। अगर लोगों का विकास होता तो लोगों की वृद्धि दर भी ज़्यादा होती और गरीबी इतनी नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देखा और जिस कारण हमारे देश में लो ग्रोथ रेट रहा। तो यही एक मेन कारण है, पहला कारण, जिसके कारण हमारे देश में गरीबी देखी जाती है। दूसरा कारण है डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा कॉलोनियल शासन में यानी कि ब्रिटिश शासन में, अगर आप जानते हो कि हमारे देश पे पहले ब्रिटिशर्स का राज था, तो क्या बोला गया है उसको मैं पूरा समझाऊंगा, आप यहाँ पे देख लो। आप पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इज वन हिस्टोरिकल रीजन ऑफ द पॉवर्टी। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वॉज द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पुअर। An uneducated person can easily get the job in this type of industries as labor sustain his livelihood. Discouragement of handicraft product is also a major cause of the poverty. During the British colonial administration, the household can easily earn money by the way of the producing handicraft product. देखो साफ साफ बोला गया कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्करेज करा गया, उनके विकास को डिस्करेज करा गया, यानी कि उनके विकास को रोक दिया गया और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को डिक्लाइन करने के लिए पॉलिसीज़ को तैयार कर दिया गया। सेकंड कारण हमारे देश में गरीबी का यही था, क्योंकि हमारा देश, आप यदि अगर जानो, मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन काल में यानी कि स्वतंत्रता से पहले हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस थे। सबसे ज़्यादा भारत को अगर इनकम होती थी तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से होती थी, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट काम करने वाले लोग पाए जाते थे, ठीक है। तो होता क्या था, ब्रिटिशर्स ने जब अपना शासनकाल चलाया तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ लगाई। तो पॉलिसीज़ जब उन्होंने लगाई तो उन्होंने क्या करा, इंडस्ट्रीज़ का विकास नहीं होने दिया, नई टेक्नोलॉजी को भारत में नहीं आने दिया,
इंडस्ट्रीज पे जब विकास नहीं हो पाया तो लोगों की जो बेसिक इनकम होती थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर तो वर्ल्ड वाइड फेमस था, तो उन्होंने इस तरीके से पॉलिसीज तैयार कराई, हमारे देश में इंपोर्ट को ख़त्म कर दिया, हमारे देश में सब्सटीट्यूशन गुड्स को लाना चालू कर दिया, ताकि लोगों में वृद्धि ना हो सके, विकास ना हो सके, हमारे देश के लोगों बेरोजगार हो जाएं। कैसे बेरोजगार होंगे? क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते थे? हैंडीक्राफ्टर पाए जाते थे, जो हैंडीक्राफ्ट को करते थे। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट को जो बनाने वाले कारीगर थे उनका बिजनेस ठप करा दिया गया, उनके बिजनेस को चलने ही नहीं दिया गया, उनके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट को ला दिया गया। इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट जब आ गए तो क्वालिटी अच्छी हुई और प्राइस भी सस्ते हो गए। जब प्राइस सस्ते हो गए तो लोगों को चीज़ सस्ते में मिलने लग गई और उन्होंने क्या करा, जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उनको बाहर कर दिया, उनको चलन से बाहर कर दिया, जिस कारण हमारे देश की इनकम, हमारे देश के लोगों को काम नहीं मिल पाता था और हमारे देश के लोग क्या होते जा रहे थे? बेरोजगार होते जा रहे थे। होता क्या था? इंडस्ट्रीज का विकास नहीं करने दे रहे थे। वो क्या करते थे? इंडस्ट्रीज का अगर हम विकास थोड़ा बहुत होता भी था तो वहां पर क्या, जो गरीब व्यक्ति था, अनएजुकेटेड पर्सन था, वो वहां जाता था, वहां पे काम करता था इंडस्ट्रीज में। लेकिन होता कैसे था? हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाला व्यक्ति अगर जॉबलेस हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्रीज में जाके लो लेबर रेट पे काम करेगा और मनचाही इनकम जो ब्रिटिश सरकार देगी उस पे वो उसे काम करना पड़ेगा। तो ये रीजन था सेकंड सबसे ज़्यादा, जिस कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ी। डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा जिस तरीके से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हमारे देश में इनकम कम हो रही है। क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी उतनी क्या होगी? जॉब क्या होंगी? कम होती चली जाएंगी। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी, जॉब्स तो लिमिटेड है, लोगों को काम भी लिमिटेड है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों का काम भी, उनकी इनकम क्या होगी? जो आय का स्तर होगा वो नीचे चले जाएगा। अगर सपोज पहले 4,000 रुपये व्यक्ति कोई कमा रहा था, उसके परिवार में सदस्य 4 थे, तो उनके लिए वो इनफ था। लेकिन अगर वहीं 4,000 रुपये इनकम वहीं की वहीं है, 4,000 रुपये, और फैमिली मेंबर्स कितने हो जाएं? 8 हो जाएं, तो क्या वो सबके लिए बराबर खाना दे पाएगा? प्रॉपरली फूड एकोमोडेशन दे पाएगा? पूरी फैसिलिटीज दे पाएगा? नहीं। तो यही कारण है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिस कारण इसे भी कॉज ऑफ पॉवर्टी में रखा गया है। इसके बाद आता है आपका ह्यूज इनकम इक्वालिटी। ह्यूज इनकम इक्वालिटी, देयर आर ह्यूज इनकम इक्वालिटी बिटवीन हैव एंड हैव नॉट। फॉर these terms, huge income inequality make it difficult to the properly implement of poverty elimination policies of government. Therefore, it is major cause of the poverty. तो देखो हमारे देश में जो इनकम यानी कि आय का स्तर है उसमें भी अलग अलग इनइक्वालिटी पाई जाती है। कहीं पर किसी चीज़ की कोई वैल्यू है, कहीं पर किसी चीज़ की कोई वैल्यू है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, पूरे देश में कोई निर्धारित पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा जिससे कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए और लोगों को बराबर इनकम मिल सके। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया था पहले, अब बना दिए गए हैं। लेकिन ये भी एक कारण है जिसके कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। देखो क्या था इसका, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इस बात को। ह्यूज इनकम अनइक्वालिटी। किसी गांव में गेहूं का रेट कम होगा इन कंपैरिजन टू शहर के क्षेत्र। अगर शहर में देखा जाए किसी वस्तु का रेट, यहाँ अगर गांव में वो 5 रुपए की मिल रही है तो शहर में वो 10 रुपए की मिल रही है। रेट इक्वालिटी नहीं है, इनकम लेवल सेम नहीं है। कोई अगर वर्कर है हमारे गांव में, कोई किसान है, तो कोई 50 रुपये पर डे पे काम कर रहा है, और शहरी क्षेत्र में अगर कोई काम कर रहा है तो गवर्नमेंट द्वारा उसे 150 रुपीज़ सेट करे गए। तो 150 और 50, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इनकम, यही कारण था जिसके कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। ठीक है, कि गांव में कोई देखने वाला नहीं है कि उनको प्रॉपर इनकम मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो
ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी ये भी मेन रीज़न है जिसके कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है. लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज. Lack of land resources is also a major cause of the poverty. Incomes of the villages are fully based on agriculture income, and lack of the land resources creates low level of agriculture income, which becomes the major cause of the poverty. जैसा कि आपने देखा होगा हमारे गांव हमारे देश की मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करने वाले लेबर हैं उनके लिए भी लैंड अवेलेबल नहीं है. कई ऐसे किसान हैं जिनके लिए अपने पास अपना लैंड नहीं है जिसके कारण वो खेती के पर्याप्त साधनों को नहीं पा पाते. ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज बहुत कम होने के कारण उनका इनकम रिसोर्सेज भी कम हो जाता है और यही कारण है हमारे देश में पॉवर्टी का. ठीक है, तो ये देखो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया. पहला था लो ग्रोथ रेट, सेकंड था आपका डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, थर्ड है आपका हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, फोर्थ है आपका ह्यूज इनकम इक्वालिटी या फिर आप बोल सकते हैं इनकम इनइक्वालिटी. ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये भी आपका मेजर कॉज है जिसके कारण गरीबी देश में बढ़ रही है. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ. अब क्या उपाय करे गए सरकार द्वारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स. एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. कौन कौन से 2 उपाय करे गए वो देखिए. एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स. जो हमारी एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी है, जो हमारे देश की सरकार की एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी है, वो 2 तरीकों से बिलोंग करती है. एक है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हर एक इंसान की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए. और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और देश में एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को चलाया जाए. ठीक है, तो ये 2 तरीके से जिसके कारण हमारे देश में गरीबी को मिटाया जा सकता था. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेशन, द ग्रोथ रेट जम्प्स फ्रॉम द एवरेज अबाउट 3.5% इन अ ईयर in the 1970s to about 6% during the 80s and 90s. With the help of the high rate of the growth and reduction of the poverty is possible. जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में 1970 में जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 3.5% से बढ़कर कितनी हो गई है, 6% हो गई थी 1980s एंड 90s में. ठीक है, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है और जिसके कारण क्या हो रही है, पॉवर्टी रिड्यूस होती जा रही है हमारे देश में. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी उतनी ज़्यादा हमारी पॉवर्टी लाइन रिडक्ट होगी या पॉवर्टी रेट रिडक्ट होगा हमारे देश में. ठीक है, तो ये एक रीज़न है. दूसरा है इट शोज अ लिंक बिटवीन पॉवर्टी रिडक्शन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ. देयरफॉर प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी. तो देखो यहाँ पर एक संबंध पता चलता है कि गरीबी की कमी में और लोगों के इकोनॉमिक विकास यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास में एक संबंध यहाँ पर स्थापित होता है, जिससे साफ पता चलता है कि यदि हम प्रमोशन करते हैं किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो हेल्प करती है किसमें, गरीबी को खत्म करने में, रिड्यूस द पॉवर्टी को खत्म करने में. ठीक है, समझ में आ गया. आशा है आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड कंडीशंस पे. सेकंड कंडीशन जो हमारे देश में लगाई गई, पहली तो प्रमोशन इकोनॉमिक ग्रोथ थी, सेकंड आपका लगाया गया टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. हमारे देश में एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को चलाया गया. पहला आपने सुना होगा नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा भी बोलते हैं इसे, महात्मा गांधी नेशनल, ऐसे बोला जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन अब इसे नरेगा के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इट वॉज लॉन्च इन सितंबर 2005. कब लॉन्च हुआ बेटा, सितंबर 2005 में लॉन्च हुआ. इट प्रोवाइड 100 days assured employment every year to every rural household in 200 districts. Later the scheme will be extended to the 600 districts. One third of the proposed job would be reserved for the women. In this act, if the applicant is not provided employment within the 15 days, then he or she will be entitled to daily unemployment allowances. The central government, state government will also establish national employment guarantee funds and the state employee guarantee funds for the implementation of the scheme. तो देखो मनरेगा के अंतर्गत क्या कहा गया, इस स्कीम का लॉन्च जो हुआ सितंबर
2005 में किया गया। शुरुआती दिनों में इसमें 200 डिस्ट्रिक्ट में ये व्यवस्था चालू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उसके हर गांव में ये व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि हर एक व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है सरकार द्वारा। यानी कि सरकार उन्हें 100 दिन का काम देगी। यदि सरकार 100 दिन का काम देने से फेल होती है तो ऐसी स्थिति में सरकार उन्हें 15 डेज के बराबर का क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे बोला गया कि इस स्कीम को पहले तो 200 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया, फिर समय के साथ साथ इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 600 डिस्ट्रिक्ट में रन हो रहा है ये इस समय। ठीक है। और 1/3 जॉब्स जो 1/3 जॉब्स हैं वो रिजर्व करी गई हैं वुमेन्स के लिए। यहाँ पर 1/3 पोर्शन ऑफ द जॉब्स जो नरेगा के अंतर्गत रखी गई हैं वो किसके लिए रखी गई हैं, वुमेन्स के लिए रखी गई है। कहा गया है कि इन दिस एक्ट इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days with the 15 days then he or she will entitle a daily unemployment allowances। अगर किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को इस व्यवस्था के अंतर्गत या इस प्रोग्राम के अंतर्गत काम नहीं दिया जाता है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस को ले सकता है, बेरोजगारी भत्ते को ले सकता है स्टेट। और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगारी गारंटी फंड बनाया गया है और राज्य एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड बनाया गया है ताकि इस स्कीम्स को चलाया जा सके। समझ में आया बच्चों? कुछ पूछना होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नई स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाज लॉन्च इन 2 October 1993. The objective of the program is to create self-employment opportunity to educated, unemployed youth in rural area in small towns. It also helps in setting up small business and industries. तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला गया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का लॉन्च जो हुआ 2 अक्टूबर 1993 में हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो हमारे गांव में रहने वाले शिक्षित युवा लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने शहर में या अपने गांव में या अपने छोटे एरिया में अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को लगा के या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लगा के अपने बिजनेस को बढ़ा सकें और अपने रोजगार को बढ़ा सकें। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में लगाई गई थी। ठीक है। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1 अप्रैल 1999। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू हेल्प रूरल पीपल to organize themselves in self-help group by the way to promoting enterprises at the villages level. The program helps to assist poor families above the poverty line. In this program, the government provides subsidy and bank credit to the rural people for generating the income. तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो लागू हुई 1 अप्रैल 1991 में लाई गई और इस प्रोग्राम का जो मेन मोटो था यानी कि मेन उद्देश्य जो था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको अपने गांव में एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना था, किसी ना किसी तरीके से अपने गांव का विकास करना था ताकि वो अपने गांव में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लगा सकें, एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकें और लोगों की गरीबी को या जो गरीब हैं उस गांव में रहने वाले उनकी गरीबी को दूर किया जा सके। ठीक है, और गरीब परिवारों की मदद की जा सके। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा सब्सिडी और बैंक से उधार लेने की सुविधा भी प्रोवाइड कराई गई। समझ में आया बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ताकि वो अपनी क्या इनकम को जनरेट कर सकें। ठीक है,
यानी कि उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेटअप करवाया गांव में, और गांव से सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे, गरीब लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि वो अपनी बिजनेस को स्टार्ट करें, सेटअप करें, और उनको लोन दिलाए, किससे, गवर्नमेंट के थ्रू और बैंक क्रेडिट्स के थ्रू, जिससे कि लोगों की इनकम बढ़ सके। समझ में आया? तो ये था आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट योजना की तरफ, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। Rural Employment Generation Programs. This program was launched in 1995. The target of this program is to provide 25 lakh new jobs to the rural and small town persons under the 12th 5-year plan, 10th 5-year plan. तो देखो 1995 में ये लागू हुआ था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या बोला गया, इसका मेन उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख लोगों को और छोटे गांव के लोगों को क्या प्रोवाइड की जाए, जॉब प्रोवाइड की जाए। ठीक है, 25 लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब प्रोवाइड की जाए और बिजनेस प्रोवाइड करी जाए। तो इस योजना का जो संचालन हुआ वो 10वीं 5 ईयर प्लानिंग के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपनी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की तरफ। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, दिस प्रोग्राम इज लॉन्च इन 2000। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डेवलप द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द रूरल पीपल बाय द वे ऑफ फोकसिंग इन 5 critical areas: primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and rural electrification। अब देखो यहाँ पर जो साफ साफ बोला गया कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत योजना का जो संचालन हुआ वो संचालन हुआ 2000 में। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मेन उद्देश्य था, लोगों के जीवन निर्वाह स्तर को ऊपर उठाना था, लोगों को उनके 5 जो जीवन में रहने के फोकस हैं उन पर फोकस करा गया। जो 5 जीवन की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर फोकस करा गया। कौन से 5 चीज़ें थी? पहला था प्राइमरी हेल्थ, हेल्थ फैसिलिटी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपरली मिले। प्राइमरी एजुकेशन हर एक लोगों को मिले, यानी कि जो इनिशियल लेवल पे शिक्षा होती है वो सबको मिल सके वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास रहने की व्यवस्था प्रॉपर हो सके, स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल सके उन्हें, और सभी गाँव में पीने के पानी, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से मिल सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसके अंतर्गत रखी गई? बेसिक नीड थी 5। इन 5 क्रिटिकल एरियाज को ध्यान में रख के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाती है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन सितंबर 2001। द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड JGSY वुड बी मर्ज्ड विद द SGRY। तो देखो यहाँ पर जो बोला गया कि द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड वेजेस एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एंड सोशल इकोनॉमिक एसेट्स। देखो जो इस योजना का विकास करा गया या संचालन करा गया वो सितंबर 2001 में करा गया। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ये कहा गया, पहले इसका नाम जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण स्वरोजगार योजना था, जिसको बाद में मर्ज कर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बना दिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कम्युनिटी में, समाज में इकोनॉमिक एसेट्स के द्वारा लोगों में एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड कराए जाएं, छोटे छोटे काम को बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों में रोजगार उत्पन्न हो सके। तो बच्चों ये था हमारा ये वाला टॉपिक। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है द चैलेंजेस अहेड। पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडिया most compelling challenges despite the progresses because of the unequal distribution of income, increase in the population. The positive situation can be done by the way of higher economic growth, increased stress on the universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and the economically weaker section of the society, and providing health cares, education and job security। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो बोला गया है कि हमारे देश में आज भी पॉवर्टी रिडक्शन
रिमेन है कुछ चैलेंजेस के साथ। हमारे देश में हम पॉवर्टी का रिडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं प्रोग्रेस करते समय। ठीक है, वो चैलेंजेस क्या क्या है? वो चैलेंजेस हैं जैसे जैसे कि एग्जांपल दिया गया है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसा मैंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी कुछ इनकम होती है और कहीं पर इनकम का लेवल अलग होता है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकंड है आपका इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, और सेकंड कारण है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन के कारण भी हमारे देश में पॉवर्टी खत्म होने के रीजंस, पॉवर्टी कम नहीं हो पा रही है। द पॉजिटिव सिचुएशन जो है हमारे देश की, पॉजिटिव सिचुएशन यह है कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। सेकंड, हमारा जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड हो रही है लोगों को। हम पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, एम्पावर कर रहे हैं वुमेन्स को ताकि वो अपने बिजनेस को सेटअप कर पाए। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS वाले जो लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने हैं, जिससे कि हमारे देश में पॉवर्टी का रिडक्शन हो सके। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन हैव नॉट जॉब डिस्पाइट ऑफ ही और सी एबल टू डू जॉब। It is a big cause of the poverty. Unemployment is also a situation being joblessness when people are in the condition of without job in situation of seeking job during the recession. It is a sign of the poverty where an individual is unemployed. It is loss of the human resources to the nation and stigma to the society. तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश पर एक पॉवर्टी का, गरीबी का कारण है, क्योंकि अगर हमारे देश में किसी व्यक्ति के पास जॉब नहीं होगी तो उसकी इनकम लेवल ऊपर नहीं उठ सकता। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमारे देश में क्या हो रही है, जिसके कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस को दूर करने के लिए भी सरकार प्रोसेस कर रही है। और यहाँ पे जो बोला गया है कि आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट में रिसेशन आ जाने से लोगों की जॉब चली जाती है और वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी हमारे देश के ऊपर एक तरीके से भार के रूप में काम करती है, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और यह हमारा एक तरीके का लॉस होता है। जब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो वो हमारा लॉस है ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, हमारे देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स का लॉस है और वो समाज पे, वो व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयड हो जाता है वो समाज पे एक भार की तरीके से काम करता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चाइल्ड लेबर। Child labor is a situation where a child is employed in early earning money. This is a mentally and physically and socially dangerous and harmful for the children. Child labor is a basic problem of the poverty. Because of the doing work, child cannot be literate and he or she is unable to make his or her future. The Child Labor Prohibition Regulation Act 1986 defines a child any person who has not completed his 14 years of age. According to the International Labour Organization, the term of child labor is often defined as the work of deprives children of their childhood, their potential and their dignity that is harmful to the physical and mental development. तो देखो यहाँ पर जो बोला गया है कि चाइल्ड लेबर भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है गरीबी की। पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट बोला, दूसरा क्या यहाँ पे बोला है, जो दूसरी समस्या अभी भी बनी हुई है वो है चाइल्ड लेबर की। चाइल्ड लेबर अगर देश में समस्या समाप्त हो जाए, क्योंकि यह एक बच्चों के विकास से रिलेटेड प्रक्रिया है, क्योंकि उनका ना मेंटली विकास हो सकता है, ना फिजिकली विकास हो पाता है, ना ही समाज का विकास हो पाता है इस तरीके से। क्योंकि चाइल्ड क्या है, चाइल्ड लेबर अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर चाइल्ड लेबर करता रहेगा तो ना तो वो पढ़ पाएगा, ना ही वो अपना फ्यूचर बना पाएगा, ना ही वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ पाएगा, ना ही वो इनकम को पा पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हमारे देश में एक प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, प्रोहिबिशन लॉ एक्ट बना हुआ है, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसमें डिफाइन करा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 14 साल से नीचे है तो वो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है, उसे काम करने का अधिकार नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि चाइल्ड लेबर इज डिफाइंड एज वर्क दैट deprives children's of their childhood and their potential and their dignity, that is harmful to the physical and mental development. तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि ये चाइल्ड लेबर जो है हमारा, इस कारण ये चीज़ें पाई जाती हैं जिसके कारण उसमें आपका चाइल्ड लेबर से बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है, मेंटल लेवल खराब हो जाता है, फिजिकल लेवल खराब हो जाता है. Illiteracy is the condition when a person unable to read and write. Illiteracy भी एक तरीके की ऐसी कंडीशन है जो हमारे देश में गरीबी का महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें हमारा एक इंसान पढ़ना और लिखना नहीं जानता है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. और ये बच्चों हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है. यदि कोई आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए आप पूछ सकते हैं. ठीक है, धन्यवाद.